हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ सूरज। आज हम लोग इस क्लास में ये बात करने वाले हैं कि अब अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर लिया है तो बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आप क्या करें। क्या आप एमएससी के लिए जाएं, क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जाएं, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। तो हम क्या करेंगे इस क्लास में, हम बेसिकली जो चीज़ें इससे रिलेटेड हैं, जैसे कि एमएससी एग्रीकल्चर के बाद क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, एमएससी एग्रीकल्चर में आप क्या क्या कर सकते हो, इसको मतलब इसके बारे में आपको इसमें बताएंगे। और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव पॉइंट या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो भी प्रॉस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में हम आपको इसमें मतलब बताएंगे। तो जिसमें एक तरीके से हम क्या करेंगे, डिफरेंस क्लियर करेंगे कि एमएससी एग्रीकल्चर और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बीच में क्या डिफरेंस है, कि आप किस सेक्टर में जाएँ या फिर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं आप वहाँ पे जाएं। तो जो भी चीज़ें हैं आफ्टर बीएससी एजी, हम इसमें वो चीज़ें वो फैक्ट आपके सामने रखेंगे। फिर डिसीज़न आपको लेना है कि कौन सा आपके लिए बेटर है, कौन सा आपके लिए सही नहीं है, व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो जहाँ पे हम बातें आपको बताएंगे, इससे रिलेटेड फैक्ट जो चीज़ें होंगी उसे बताएंगे। फिर आप अपने अनुसार जो भी आपको लगे, अगर आपको लगता है कि एमएससी एग्रीकल्चर बेटर है तो फिर आप उसमें जाइए, या तो आपको लगता है कि फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अच्छा है तो फिर आप वहाँ पे जाइए। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग आप अपने अंदर पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए कि आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर लिया है, अब उसके बाद क्या करना है, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि विदाउट गोल लाइफ इट जस्ट लाइक ए जीरो, इसी की तरह है एकदम, बिना गोल आप इसी की तरह इसी में हमेशा घूमते रहेंगे, यहीं से चलेंगे, यहीं घूमते हुए फिर आके पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी जो बात है वो ये है, यू हैव टू डिसाइड योर गोल फर्स्ट थिंग्स। रिमेंबर दैट, सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको करना क्या है, ये डिसाइड करना है। चाहे आप एमएससी एजी के लिए जाएं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जाएं, जिस भी सेक्टर में जाना चाहते हैं, ठीक है, आप किसी भी सेक्टर में जाइए, लेकिन वहाँ जाने से पहले आपको अपना गोल निर्धारित करना पड़ेगा कि हमको एमएससी करना है, हमको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ चलना है। तो मतलब अगर एक बार गोल डिसाइड हो गया तो उस पर पूरा जी जान लगा दीजिए, ठीक है। जैसे आपने एमएससी के लिए अगर सोचा तो एमएससी पे पूरा फोकस होकर के करिए, कॉम्पिटिटिव पे आपने सोचा तो कॉम्पिटिटिव पे पूरा फोकस होकर के करिए। फोकस मस्ट है, ठीक है। जब हम मतलब विदाउट फोकस की कोई चीज़ करते हैं तो उसमें ज़्यादा इफ़िशियंसी नहीं मिल पाती है उस काम में, जितना हम अगर फोकस होकर के करें तब, ठीक है। तो हम चीज़ों को आपके सामने रखेंगे, आप अपने हिसाब से फिर समझिएगा कौन सा आपके लिए अच्छा है, आप उसमें जाइए फिर, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हमने आपके लिए लिखा है, मोटिवेशनल कोट्स, जिसमें लिखा है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ये बिल्कुल सही बात कही गई है कि हमें कभी भी अपनी मुश्किलों से डर करके पीछे नहीं भागना है। अगर समस्याएं आज हैं तो समस्याओं का समाधान भी हमें ही करना है। समस्याएं जनरेट हुई हैं तो समस्याओं का समाधान है, समस्याओं को मतलब सॉल्व किया जा सकता है। आपको समस्याओं से डर करके भागना नहीं है। समस्या आज है, कल नहीं है, ठीक है। क्योंकि जीवन का नाम ही है सुख और दुख। सुख आज है तो कल दुख भी होगा, आज दुख है तो कल सुख भी होगा। तो जैसे एक कॉइन के दो फेसेस होते हैं, अगर आप एक बार सिक्का उछालेंगे तो एक बार हेड और एक बार टेल इस तरीके से आने की, दोनों की बराबर की पॉसिबिलिटी है। तो सेम उसी तरीके से आपके लाइफ में सुख और दुख हमेशा आते रहेंगे, समस्याएं आती रहेंगी। तो समस्याओं से आपको डरना नहीं है, समस्याओं के साथ खड़ा होकर के उसके मतलब जी जान लगा के उससे लड़ना है, ठीक है, उससे भागना नहीं है, ठीक है। और सीधी सी बात ये है कि और कुछ लोग ये होते हैं कि समस्याएं आते ही लोग डर करके पीछे हट जाते हैं। एक्चुअल में जो समस्याएं हैं वो समस्याएं नहीं हैं। समस्याएं आपकी लाइफ में आ रही, इट मीन्स वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है कुछ अच्छा करने का, कुछ नया करने का। तो समस्याओं के साथ जीना सीखिए, समस्याओं को सॉल्व करना सीखिए, समस्याओं से डर कर के भागना नहीं है।
ठीक है। देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इन दोनों के बीच में वो ये है कि आपका गोल क्या है। गोल मीन्स क्या है कि आप करना क्या चाहते हो। क्या आप पीजी में जाना चाहते हो, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जाना चाहते हो, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना चाहते हो। गोल पहले सेट होना चाहिए कि मान लीजिए हम पीजी कर लिए, पीजी के बाद फिर हम पीएचडी करेंगे, पीएचडी के बाद फिर हम प्रोफेसर हैं। अगर आपका गोल ये है, मतलब पीएचडी करना, प्रोफेसर बनना, ये मतलब जिसका गोल ये है प्रोफेसर बनना, पीएचडी करना, नेट जेआरएफ क्लियर करके स्कॉलरशिप मतलब प्राप्त करना, ये जिनका गोल है तो फिर ये इसके बारे में ना सोचें, ठीक है। अगर आप इसी में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करोगे तो आप, जैसे कि आपने पीजी के जितने आपके सब्जेक्ट हैं, जो आपके मतलब पोस्ट ग्रेजुएट जो आप एमएससी जिस सब्जेक्ट से कर रहे हो, उस सब एमएससी में जो सब्जेक्ट हैं, अगर उस सब्जेक्ट पे आप 100% फोकस्ड होकर के पढ़ोगे तो क्या होगा कि जो आप ये एग्ज़ाम जो आप जो एग्ज़ाम दोगे नेट और जेआरएफ का, ये एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। अगर नेट और जेआरएफ एक बार हो गया तो जो जेआरएफ की स्कॉलरशिप है फिर वो आपको मिलने लगी, और जेआरएफ की स्कॉलरशिप जब मिलने लगी तो फिर आपको किसी तरीके का कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है, फिर उसी स्कॉलरशिप पे आगे की पढ़ाई जो है वो हो जाएगी। लेकिन जेआरएफ क्लियर करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है, और उसके लिए क्या चाहिए, एक लगन चाहिए, एक डेडिकेशन चाहिए, एक पेशेंस चाहिए, एक परसिवरेंस चाहिए। ये नहीं कि हम ये भी कर लें हम वो भी कर लें, ठीक है। अगर आप नेट जेआरएफ की जेआरएफ स्कॉलरशिप लेना चाहते हो तो आप इधर जाइए, अपने पीजी के सब्जेक्ट पे फोकस करिए, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि सब्जेक्ट कोई ख़राब नहीं होता, कोई अच्छा नहीं होता, हर सब्जेक्ट का अपने अपने प्लेस में बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो आप अपने पीजी के सब्जेक्ट पे फोकस करके नेट जेआरएफ क्लियर करके आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप पीएचडी। आप अगर लंबा जाना चाहते हैं तो ठीक है। दूसरा, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ जाना चाहते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी वेरियस टाइप्स के गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, गवर्नमेंटल एग्ज़ाम, जिसमें कुछ एग्ज़ाम तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है, कुछ एग्रीकल्चर में आईसीआर की जो इंस्टीट्यूशन है वो करवाती है, कुछ इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन जैसे इफ़को है वो खुद का अपना करवाता है, क्रिबको है वो भी अपना खुद का करवाता है, और इसी तरीके से आईबीपीएस है तो आईबीपीएस बैंक कंडक्ट करवाता है, जिसमें वो एएसओ यानी एएफओ की पोस्ट रिलीज़ करता है। नाबार्ड एक खुद का इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है, वो खुद इसे कंडक्ट करवाता है, ग्रेड ए की पोस्ट, ग्रेड बी की पोस्ट, ठीक है। यूपीएससी है, यूपीएससी भी एक स्पेशल पोस्ट कंडक्ट करवाती है। आईएफएस स्टेट गवर्नमेंट एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, टीए टेक्निकल असिस्टेंस या केन सुपरवाइज़र। स्टेट पीसीएस जो है वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है स्पेशलाइज्ड इन एग्रीकल्चर, उस सेक्टर से। तो कहने का मतलब आप यहाँ पे देखिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके पास ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। 1 साल की मेहनत के बाद आप जेआरएफ क्लियर कर लिए तो अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिलेगी, फिर आप अपनी फर्दर स्टडी कर सकते हो। और यहाँ पे भी आप किसी एक एग्ज़ाम को क्रैक करते हो, यहाँ पे आप पैसा पा सकते हो, पैसा ऑर्डर करने के बाद फिर फर्दर अपनी स्टडी को ब्रेक कर सकते हो, मतलब ब्रेक करके फिर से उसको कंटिन्यू कर सकते हो कुछ समय के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तैयारी करके। तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन एग्रीकल्चर, जहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ जाना है, आपको किस तरफ जाना है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना है या आपको पीजी में जाना है। पीजी 2 साल, फिर उसके बाद पीएचडी में समय लगेगा, फिर प्रोफेसर बनने, यानी कि ऑन एवरेज ये मान के चलिए कि अगर आपके पास, आप अगर एक पैशनेट पर्सन है, आपके पास पेशेंस है, धैर्य है, तो आप इसमें लंबा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, लंबा समय लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि विदिन 2 to 3 मंथ, विदिन 2 to 3 ईयर्स, सॉरी मंथ बोलिए, 2 to 3 ईयर्स, 2 से 3 साल के अंदर ही कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो तो यहाँ पे क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो फोकस करने वाली बात है वो ये है कि आपको क्या करना है, सेट करना है अपना टारगेट, फिर इस टारगेट पे आपको अपना 100% लगाना है।
सेट द टारगेट एंड गेट द टारगेट। अपना टारगेट सेट करिए और इस टारगेट पे अपना 100% लगाइए। ठीक है, तो आप जो भी आपका गोल होगा, अगर आपको एमएससी करना होगा तो आप एमएससी में जाइए, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना होगा तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ जाइए। ठीक है, ये है चीज़ें। नेक्स्ट है, अगर आप एमएससी एजी के लिए जा रहे हो, एमएससी एजी के लिए जा रहे हो, और कुछ लोगों का सजेशन ये होता है कि सर हम बीएड कर रहे हैं, बीएड कर ले तो क्या अपॉर्चुनिटी है। बीएड करने के बाद भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप बीएड कर लेते हो तो बीएड करने के बाद आप बेसिकली टीचिंग से ही रिलेटेड जॉब में जा सकते हो। जैसे बैचलर ऑफ एजुकेशन है, तो एजुकेशन का मतलब ये हो गया कि आप अगर बीएड कर लिए तो बीएड करने के बाद केवल और केवल आप टीचिंग से रिलेटेड जा सकते हो। जैसे कि बैंक बीएड नहीं मांगेगा, यूपीएससी बीएड नहीं मांगेगा, टीए बीएड नहीं मांगेगा, बात समझ में आ रही। स्टेट पीसीएस बीएड नहीं मांगेगा। तो बीएड केवल और केवल अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं जहाँ पे आप, तो वहाँ के लिए आपको बीएड मस्ट है। और आप बीएससी के बाद बीएड भी कर सकते हो 2 साल का। ये 2 साल का डिप्लोमा होता है, एक तरीके से 2 साल का कोर्स होता है। आप 2 साल में इसको बीएड को कर सकते हो। तो बीएड करने के बाद आप कहाँ जा सकते हो, जैसे टीजीटी एक एग्ज़ाम होती है, एक पीजीटी एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे आप जा सकते हो। सर पीजीटी एमएससी के बेस पे होता है। एमएससी अगर आपने किया है, यानी कि बीएससी प्लस एमएससी अगर आपने किया है, तब आप पीजीटी दे सकते हो। ठीक है, अब तो ये हो गया है कि आप पीजीटी में अगर आप जाना चाहते हो तो आपको आपके लिए ज़रूरी है कि आप एमएससी प्लस बीएड ये होना चाहिए। तो अगर आपका गोल है कि हमको टीचिंग में जाना है, हमको टीचर बनना है, तो यू गो थ्रू, आप यहाँ पे जाइए बीएड में। अगर आप चाहते हो कि हमको और उच्च लेवल पे जाना है, जहाँ पे प्रोफेसर वगैरह बनना है, तो आप वहाँ पे जाइए, उस सेक्टर में जाइए। लेकिन ये है, पहला अपना गोल निर्धारित करना ज़रूरी है कि हमको जाना कहाँ है। जब तक आपका गोल नहीं निर्धारित होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, भटकते रहोगे इधर उधर। तो सोचो समझो और अपना गोल निर्धारित करो, फिर उस पर आगे अपना काम करो। तो जैसे अगर आप एमएससी करना चाहते हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, एमएससी में कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, ये सबसे बड़ा टास्क है लोगों के पास। एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है कि कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। देखिए, हमारा कहना ये है कि सब्जेक्ट जो है वो कोई ख़राब नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। सारे सब्जेक्ट अपने प्लेस पे सही हैं। जैसे चंद्रमा और सन की तुलना नहीं की जा सकती, सेम उसी तरीके से चंद्रमा रात के समय इसका बहुत बड़ा रोल है, सन का दिन के समय बहुत बड़ा रोल है। तो दोनों की तुलना नहीं की जा सकती, अपने अपने स्थान पे अच्छे हैं। इसीलिए एग्रीकल्चर के जितने सब्जेक्ट हैं पीजी में, एजी के जितने सब्जेक्ट हैं पीजी में, चाहे वो एग्रोनॉमी हो, चाहे वो सॉइल साइंस हो, चाहे वो एक्सटेंशन हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे जीपीबी हो, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसका अपने स्थान पे बहुत बड़ा रोल ना हो। और विदाउट किसी एक सब्जेक्ट की हमारी एग्रीकल्चर रन नहीं कर पाएगी। अगर इकोनॉमिक नहीं है तो हम वेल्थ का मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, तो भी हमारी एग्रीकल्चर डगमगा सकती है। एक्सटेंशन नहीं है तो हम नॉलेज को एक्सटेंड नहीं कर सकते, किसानों तक नहीं पहुंचा सकते। जीपीबी नहीं है तो हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, नया मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते क्रॉप में। एग्रोनॉमी है तो हम वेराइटल ट्रीटमेंट, या एक तरीके से कहिए कि जो नंबर ऑफ़ वेराइटीज़ रिलीज़ हो रही हैं उनका एप्लीकेशन हम नहीं कर सकते। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि सारे सब्जेक्ट अपने अपने प्लेस पे अच्छे हैं, सारे सब्जेक्ट का अपने अपने प्लेस पे बहुत बड़ा रोल है। आप ध्यान क्या क्या देना है, पहला स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट का स्कोप क्या है उसे ध्यान दीजिए। आपका इंटरेस्ट कितना है उस सब्जेक्ट में, उसके हिसाब से आप सेलेक्ट करिए सब्जेक्ट को। और उसके सोर्सेस कितने ज़्यादा मिल जा रहे हैं, सोर्स आसानी से मिल जाए। आप ऐसा सब्जेक्ट ना सेलेक्ट कर ले जिसका सोर्स ही ना हो, तो सोर्स जो है ईजिली अवेलेबल हो जाए, ये चीज़ें हों। और उसकी फ्यूचर में क्या क्या नीड हो सकती है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस में आगे जा कर के, जैसे जीपीबी का आगे बहुत बड़ा रोल होने वाला है, सीड साइंस का आगे बहुत बड़ा रोल होने वाला है, एग्रोनॉमी में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का आगे बहुत बड़ा रोल होने वाला है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का आगे बहुत बड़ा रोल होने वाला है, आईसीटी का, एआई का, एक्सटेंशन का, इन सब का रोल बहुत आगे होने वाला है। ठीक है, तो
आप फ्यूचर में देखिए कि आगे क्या क्या और चीज़ें जो हैं उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। और सक्सेस रेट का मतलब ये ध्यान देना है कि ये भी देखा जाता है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा सेलेक्ट कहाँ हो रहे हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं, आप उसको ध्यान दीजिए। तो ये 5-6 पॉइंट जो है इसे आप ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें। सब्जेक्ट जो भी होगा, सब सब्जेक्ट अपने अपने स्थान पे बहुत अच्छे हैं, कोई सब्जेक्ट ख़राब नहीं है। बस आपको ज़रूरत है कि आप अपने सब्जेक्ट को पहचानें, अपनी स्ट्रेंथ पकड़ें, अपने इंटरेस्ट को जगाएं। ये इसकी वजह से आप इसमें से कोई एक सब्जेक्ट ऐसा है जो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ, ये तो रही एमएससी की बात, अब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं तो ये यूपीएससी में आप आईएएस की तरफ जा सकते हैं, आप आईएफएस, जो कि एकदम डिफरेंट है आईएएस के सिलेबस से, आईएफएस का सिलेबस। ठीक है, तो आप आईएफएस में जहाँ पे एग्रीकल्चर वालों के लिए स्पेशलाइज पोस्ट होती है, आप यहाँ पे जा सकते हो। स्टेट पीसीएस में भी स्पेशलाइज पोस्ट आती है एग्रीकल्चर में, आप वहाँ पे जा सकते हो, जो कि ए ग्रेड के एग्ज़ाम है ये सब। ठीक है, उसके बाद ये जो नाबार्ड है, बैंकिंग सेक्टर का सबसे अच्छा एग्ज़ाम ये नाबार्ड है, जिसकी इन हैंड सैलरी 1 लाख है, अलाउंसेस छोड़ करके इन हैंड सैलरी 1 लाख। आरआरबी एसओ में जा सकते हो, इसके बाद ये आता है आरआरबी एस, ये 75 to 80,000 इन हैंड सैलरी है, आप यहाँ पे जा सकते हो। एएफओ में जा सकते हो, आईबीपीएस एएफओ में जाते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा लोग यहीं पे जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे भी जा सकते हो, तो यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। आप टीए केन सुपरवाइज़र आप यहाँ पे जा सकते हो, इफ़को में जा सकते हो, और क्रिभको में जा सकते हो, एफसीआई के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ढेर सारी अपॉर्चुनिटी है एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स को, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को। बस उनको ज़रूरत है समझने की, वो समझें कि कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें रही एमएससी एजी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बीच में तुलना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, जो आपको माइंड में नोट करके चलना है। अगर आप एमएससी एजी करने जा रहे हैं, आप बीएड करने जा रहे हैं, तो आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में करने जा रहे हैं तो ठीक है। और कुछ चीज़ें जो हैं, आप एक चीज़ तो गांठ मान लीजिए कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो तो कुछ चीज़ें ध्यान रखना। पहले जब सबसे ज़रूरी है सिलेबस, दूसरा पीवाईक्यू, सिलेबस, पीवाईक्यू, और यही दो चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। पहला, उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सिलेबस पढ़ना। वो कहावत नहीं है एक तरीके से, मतलब भीड़ की तरह एक ही बार मतलब कूद पड़ना, न सोचो न समझो, मतलब किसी ने बता दिया तो हम चल पड़े, और फिर किसी ने दूसरा वहाँ से बता दिया तो हम वहाँ से चल पड़े। तो हमको ज़रूरी है कि हम कंसिस्टेंस रहें, कंसिस्टेंसी मस्ट है। अगर हम कंसिस्टेंटली किसी चीज़ को फोकस करेंगे तो जो अचीवमेंट रेट है, जो सक्सेस रेट है, वो ज़्यादा होगा। कंसिस्टेंसली, लगातार उसी कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। ठीक है, और उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ये ज़रूरी है कि हम उसे देखें, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर क्या क्या रहे हैं, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हमको एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग देता है कि किस तरीके टाइप ऑफ क्वेश्चन के जो टाइप हैं, मतलब डिफ़िकल्टी लेवल बताता है कि इजी है, मॉडरेट है, या फिर डिफ़िकल्ट है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो हमको टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में पता चलता है, डिफ़िकल्टी लेवल पता चलता है, इजी है, मॉडरेट है या डिफ़िकल्ट है। सिलेबस बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करती है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये हमको एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करती है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ जा रहे हैं तो पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, सिलेबस देखिए, तब उसमें आगे बढ़िए। आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान देना है इसमें। ठीक है, आई होप कि अभी तक जितनी हमने सारी चीज़ें बताई हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप सोचिए, समझिए, पहले सुनिए, धुनिए, फिर गुनिए।
एक बार समझ लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद आप अपनी जो भी आगे की रणनीति होगी फिर उसको आप फॉलो करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।